Hello everyone, welcome to Magnet Race. This is Vanya Narain, your IGKO, that is International GK Olympiad Educationist for grade 9th. आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो कौन सा टॉपिक है, वो बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है. अगेन आप कहेंगे कि मैम को हर चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन इंटरेस्टिंग टॉपिक वो इसलिए है क्योंकि अभी तक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हम जो बात करते थे, हम कैसे बात करते थे कि जो कोई चीज़ है वो लिविंग है, नॉन लिविंग है ना. हमारे लिए डिवीजन हम पहले जो लेमन की भाषा में होती है हम डिवीजन ऐसे करते हैं, वस्तु है, चीज़ है, इंसान है, पशु है, पक्षी है, दैट इज इट. अभी जो हम डिवीजन की बात करने वाले हैं इसमें आगे ये आप पहले पढ़ भी चुके हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है, राइट. सो ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आपको थोड़ा बहुत इसके बेसिक कंसेप्ट समझने हैं, और क्योंकि ये ऐसा कंसेप्ट है जिस पे हम वर्क कर चुके हैं, जिस पे हम ऑलरेडी पढ़ाई कर चुके हैं, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि ये तो क्या ही बात हो रही है, राइट. जब हमने डिस्कशन किया था किंगडम डिविजन्स के ऊपर, जब हमने डिस्कशन किया था लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब किंगडम में डिवाइड किया जाता है, तो हमने बात की थी सबसे पहले किसकी, क्लासिकल मॉडल की. क्लासिकल मॉडल में क्या कि डिवाइड किस तरह से किया जाता है, प्लांट और एनिमल, राइट. फिर उसके बाद हमने बात की कि और भी तरह के क्लासिफिकेशन स्टार्ट होते हैं जो हैबिटेट के बेसिस पे होते हैं, और किसके बेसिस पे होते हैं, और कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे होते हैं, वो भी बड़े सिंप्लीफाइड डिविजन्स होते हैं. फिर हमने एक की बात की कि हमने बात की विटेकर की, आर.एन. विटेकर की. आपने जब हमने प्लांट किंगडम पढ़ा था तब उस पर शुरुआत जब हमने की तब हमने डिस्कशन का से शुरू किया कि आर.एन. विटेकर ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के किंगडम को 5 में डिवाइड किया, है ना. तो आज जो हम बात करने वाले हैं हम उन्हीं 5 क्लासिफिकेशंस के ऊपर बात करने वाले हैं, और इसके ऊपर किसने क्या एडिशन किया, क्या सब्सट्रैक्शन किया, क्या चीज़ उसमें चेंजेस हुई, क्या उसमें एवोल्यूशन हुए, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं. तो ऑब्वियसली ये तो किया हुआ है तो मुश्किल तो है नहीं, सिर्फ सुनना है, समझना है, और आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है. बस घबराना बिल्कुल नहीं होता है. जो कीवर्ड है आईजीकेओ का, जो जीके एग्जामिनेशन का, वो क्या है, वो ये है कि जितना आपको नॉलेज मिल रहा है, खूब सारा संसार है नॉलेज का, उसमें से जितना आप बटोर सकते हो उतना बटोर लो, जितना आपके काम का है उसको आप असिमुलेट करो, और फिर आप फटाक से जब एग्जाम का पेपर आता है तो आप उसमें अपना नॉलेज जो है वो बिखेर दो, राइट. तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है. ऑल यू नीड टू डू इज यू नीड टू सिट बैक, रिलैक्स, ओपन योर माइंड सो दैट आपका माइंड जो है वो ऑब्जॉर्ब करे इन्फॉर्मेशन, और फिर बहुत सारी जब इन्फॉर्मेशन ऑब्जॉर्ब हो जाएगी फिर उसको प्रोसेस करना है, और प्रोसेस करके सीधे जब एग्जामिनेशन पेपर आता है, आईजीकेओ का पेपर आएगा, उसमें आपको उसको एक्सप्लेन कर देना है, राइट. तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हम होंगे कामयाब, ये हमारा पंच लाइन है, आप इसको याद करके चलिए तो कोई मुश्किल नहीं आने वाली है. जैसा कि मैंने कहा, बात हम किसके करने वाले हैं, हम आर.एच. विटेकर की 5 किंगडम्स की बात करने वाले हैं जो कि ऑर्गेनिज्म को उन्होंने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है. इस पे अपन आगे बढ़ते हैं. अब जब हम बात करते हैं तो हमने, आपको याद है जब हमने इसका डिवीजन की बात की थी, सबसे पहले मैंने आपको कहा कि आर.एच. विटेकर ने इसको कहाँ पे डिवाइड किया था, 5 किंगडम पे. कौन कौन से थे वो, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया, राइट. इस तरह के 5 डिवीजन में इसने डिवाइड किया था. अब हम इसका पढ़ते हैं सबसे पहला वाला. अब पढ़ने वाला सबसे पहला कौन सा है, किंगडम मोनेरा. किंगडम मोनेरा मतलब हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स की, ठीक है. हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं. ये जो मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले जब हमने डिवीजन पढ़ा था तो मैंने बहुत अच्छे से आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन भी किया हुआ था. अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको बहुत आसानी से वो डायग्राम मिल जाएगा जिसमें हमने इनकी बेसिक जो फीचर्स हैं, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक और डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स जो है उस पर हमने स्टडी की थी. अब जो हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, वो थोड़ा सा एट लेंथ कर रहे हैं हम, ताकि आगे जब हम किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया का डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स पढ़ेंगे और फिर फाइनली हम किंगडम एनिमेलिया पे जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ओके. तो अभी हम बात करते हैं पहले की, विच इज किंगडम मोनेरा. किंगडम मोनेरा या किंगडम प्रोकैरियोटे इज डिवाइडेड इनटू टू सब किंगडम्स. इनका जो डिवीजन है वो 2 और सब किंगडम्स में होता है. उनका नाम क्या है, पहला है आर्च बैक्टीरिया जिसको आर्चे बोलते हैं, और दूसरा है यू बैक्टीरिया जिसको नॉर्मल बैक्टीरिया बोला जाता है, ठीक है. अब इसमें से ये जो 2 सब किंगडम्स हैं उसमें क्या होता है, पहला वाला जो है ये आर्च बैक्टीरिया जो है इसको ज्यादा प्रिमिटिव या ज्यादा एंशिएंट माना जाता है.
फाइन। देखिए सीधी सी बात क्या है, अपन कोई जूलॉजी की क्लास नहीं कर रहे हैं, अपन कोई साइंस की क्लास नहीं कर रहे हैं, राइट। अपन कोई इतना भारी भरकम काम नहीं कर रहे हैं। अपन क्या कर रहे हैं, अपन IGKO के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं। तो अपन जब पढ़ते हैं तो हमें क्या फंडा क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल, कि हमें इस तरह से पढ़ना है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें से क्वेश्चन काहे में से फॉर्म हो सकते हैं, है ना। हमें ये समझना है कि भाई अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं तो अगर क्वेश्चन फॉर्म की बात कर रहे हैं तो हम इसमें से क्वेश्चन किस चीज़ में फॉर्म हो सकता है। तो जैसे कि अभी यहाँ पे हमने इतना जो पढ़ा किंगडम मोनेरा, तो कोई आपसे ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है कि भाई पहला जो किंगडम है वो कौन सा किंगडम है, वो मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटे है। तो आपको फटाक से जवाब देना है क्या, किंगडम मोनेरा पहला है। उसके बाद इसी तरह से आ सकता है कि भाई इसको जो किंगडम मोनेरा है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 2 में, 4 में, 6 में, 3 में। तो आपको इसका को आंसर देना है कि 2 में सब डिवीजन में किया गया है। फिर इसमें से अगर कोई पूछता है, आपसे क्वेश्चन आता है कि पहला जो है सबसे जो पुराना है, एंशिएंट है, वो कौन सा माना जाता है, यू बैक्टीरिया माना जाता है, आर्च बैक्टीरिया। तो आपको मालूम है कि आर्च बैक्टीरिया, ठीक है। तो हम जो भी सवाल पढ़ते हैं हमें उसे किस फोकस के साथ पढ़ना है कि इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, राइट, वेरी सिंपल। अब अपन आ जाते हैं दूसरे पे, अब अपन आ जाते हैं आर्च बैक्टीरिया। अपन समझ लेते हैं कि क्या होता है। पहली बात, आर्च बैक्टीरिया जो होते हैं ये ऑटोट्रोफ्स होते हैं और कुछ ही इनमें से फोटोसिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। वैसे तो ऑटोट्रोफ होते हैं लेकिन कुछ ही इनमें से फोटोसिंथेसाइज करते हैं। ऑटोट्रोफ और फोटोसिंथेसिस का फंडा तो बिल्कुल क्लियर है ना। अपन ने किंगडम प्लांटे पूरा पढ़ा हुआ है। तो जब हम बात करते हैं फोटोसिंथेसाइज करने की, मतलब क्या होता है, जो लीव्स होती हैं वो अपना खाना खुद बनाती हैं। काहे में बनाती हैं, क्लोरोफिल करके एक पिगमेंट होता है जिसके जरिए वो खाना बनाती हैं, जिसके थ्रू प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। क्या क्या होता है उसमें, उसमें लाइट चाहिए होती है, उसमें एयर चाहिए होती है और उसमें क्या चाहिए होता है, सॉइल चाहिए होती है। बाकी जो उसके प्रोसेस है वो चाहिए होते हैं, क्यों, ताकि पेड़ जो है वो अपना खाना खुद बना सके, है ना। ये तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो गया। अब हम इसमें से बात कर रहे हैं कि जो आर्च बैक्टीरिया है ये ऑटोट्रोफ होते हैं और इनमें से कुछ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी करते हैं। अब दूसरा इसका जो फंडा है वो क्या है कि ये जो है अपनी डिराइव क्या करते हैं अपनी एनर्जी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से। जो इनकी मेटाबॉलिज्म की जो एक्टिविटीज होती है ना, मेटाबॉलिज्म की जो एक्टिविटीज होती है उनसे अपनी ये एनर्जी डिराइव करते हैं। और ऑक्सीडेशन से, फ्रॉम द ऑक्सीडेशन ऑफ केमिकल एनर्जी सोर्सेज। ऑक्सीडेशन क्या होता है, हमने जब वो आयरन के बारे में पढ़ा था तब हमने ऑक्सीडेशन का प्रोसेस पढ़ा था अभी, राइट। तो ऑक्सीडेशन से केमिकल एनर्जी सोर्सेज के ही अपना एनर्जी गेन करते हैं। जैसे कि कौन सी गैसेज होती हैं इसमें, सच एज रिड्यूस गैसेज, कौन सी, अमोनिया, मीथेन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ये इसके केमिकल फॉर्मूला है, ठीक है। अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला क्या है, NH3, मीथेन का CH4 और हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S, राइट। तो इनके जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं जिसमें इनको वो किया जाता है, केमिकल एनर्जी सोर्सेज जो हैं वो इनके ये माने जाते हैं, रिड्यूस गैसेस मानी जाती हैं, ओके। अब बेसिकली क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ वन ऑफ दीज केमिकल्स, सारे केमिकल्स नहीं, है ना, इनमें से कोई एक केमिकल की प्रेजेंस में आर्च बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो अपना खाना बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं अपना खुद का एमिनो एसिड और प्रोटीन्स, ठीक है। एमिनो एसिड और प्रोटीन्स को वो मैन्युफैक्चर करते हैं जब इनमें से कोई एक भी गैस के प्रेजेंस में वो प्रोसेस होता है, केमिकल एनर्जी डिराइव करते हैं वो, तो अपना एमिनो एसिड और अपना प्रोटीन बनाते हैं वो। द एनवायरमेंट वेयर द केमिकल एनर्जी सोर्सेज आर फाउंड आर ऑफन हार्श फॉर द मोस्ट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब क्या होता है बेसिकली, जब हम बात करते हैं मोनेरिया की, जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक्स की, तो हम बात ये करते हैं कि जब बेसिकली क्या होता है कि वो एनवायरनमेंट जहाँ पे इतनी केमिकल ये जो गैसेस हैं और केमिकल जिसको कहते हैं एनर्जी सोर्सेज मिलते हैं, तो वो नॉर्मल जो लाइफ फॉर्म्स होते हैं उनके लिए मुश्किल होता है वहाँ पे सर्वाइवल। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किंगडम मोनेरा की, राइट। अभी हम एडवांस किंगडम्स की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम किंगडम मोनेरा की बात कर रहे हैं। तो ये हम समझ चुके हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद इसके अंदर जो है आर्च बैक्टीरिया को भी फिर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, ठीक है। पहले तो बात हुई थी क्या कि किंगडम मोनेरा को 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। अब उसमें से भी जो आर्च बैक्टीरिया है उसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहला कौन सा है, पहला है मेथोजेंस। मेथोजेंस जैसे नाम से ही आप समझ सकते हैं मीथेन से रिलेटेड बात हो रही है। अब जैसे कि नाम इंप्लाई करता है उसका, मिथोजेंस जो होते हैं वो मैन्युफैक्चर क्या करते हैं, मीथेन गैस को, मीथेन मतलब CH4 को, राइट, करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। उनकी जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है तो उसका जो जिसको हम कहते हैं ना मेटाबॉलिक एक्टिविटी का जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, मीथेन गैस होती है विच इज CH4, ठीक है। मिथोजन जो है वो डाई इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मिथोजेंस क्या होते हैं, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में मर जाते हैं,
है ना। तो उसके बाद क्या होता है, thus they are found in swamps and marshes in which the oxygen has been consumed by the other organisms living in those environment। तो क्या किया जाता है, तो इस वजह से अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मर जाते हैं तो फिर वो कहाँ पाए जाते हैं, मिथोजेंस पाए जाते हैं बेसिकली स्वैम्प्स में या ऐसी जगहों पे जहाँ पे बहुत ही वेट और बहुत ही वैसा क्लाइमेट होता है, स्वैम्पिश क्लाइमेट होता है, क्योंकि वहाँ पे जो एनवायरनमेंट की जो चीज़ है, जो ऑक्सीजन है, वो बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं या इनहेल कर लेते हैं या ले लेते हैं। तो ऑक्सीजन जो होता है ऐसे एनवायरनमेंट में कम होता है और मिथोजेंस वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, उसके अलावा द मीथेन स्मेल्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्वैम्प्स एंड मर्शेस इज कर्टसी ऑफ द मिथोजेंस। और अब मीथेन्स में आप जो एक टिपिकल, अगर आपने मीथेन जो गैस होती है अगर उसकी स्मेल की बात करें हम, तो उसमें एक अजीब सी स्वैम्प की और आप जिसको कहते हैं ना बेसिकली मार्शेस की एक अजीब सी स्मेल आती है। तो उसका जो रीजन होता है वो क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ मिथोजेंस। गॉट इट? अब हम आते हैं सेकंड पे। सेकंड कौन सा है, सेकंड है थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स कहते हैं इनको। थर्मो एसिडोफिल्स क्या करते हैं, बेसिकली ये आर्चिया फेवर एक्सट्रीमली हॉट एंड एसिडिक एनवायरनमेंट। थर्मो से हमें मतलब मालूम है ना, थर्मो, व्हेन वी टॉक अबाउट थर्मो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट हीट, है ना। थर्मल से आपको मालूम है वी आर टॉकिंग अबाउट हीट। तो थर्मो अगर जहां पे भी वर्ड आता है हमें समझ में आ जाता है कि हम बात कर रहे हैं क्या की, हीट की। ठीक है, तो थर्मो एसिडोफिल्स क्या होते हैं, बेसिकली ये फेवर करते हैं बहुत ही एक्सट्रीमली हॉट या हीट को। ठीक है, एक्सट्रीमली हॉट वेदर को या हीट को या एसिडिक एनवायरनमेंट को, दोनों ही चीजें यहाँ पे आ जाती हैं, ऐसा पता चल जाता है हमको, राइट। थर्मो एसिडोफिल्स मतलब थर्मो की भी बात हो गई, एसिड की भी बात हो गई। तो हीट को और एसिडिक एनवायरनमेंट को ये बहुत ज्यादा फेवर करते हैं। जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स। हॉट स्प्रिंग्स कौन से होते हैं, वो जो नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स होते हैं ना, जहाँ पे नेचुरल गर्म पानी आता है। कई सारे हिंदुस्तान में ऐसे कुएं भी हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें भी हैं, वर्ल्ड में भी हैं जहाँ पे नेचुरल हॉट गीजर्स होते हैं, नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स होती हैं, जमीन से अपने आप ही हॉट स्प्रिंग्स आता है, गर्म पानी आता है, राइट। तो ऐसी जगहों पे जो नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स या नेचुरल हॉट गीजर्स होते हैं, वहाँ पे इनकी जो इनके जो एग्जिस्टेंस है वो वहां होती है ऐसी जगहों पे। मेनी थर्मोफाइल्स यूज हाइड्रोजन सल्फाइड एज देयर एनर्जी। और ये क्या यूज करते हैं, काफी सारे हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करते हैं एज देयर एनर्जी सोर्स। अभी हमने मिथोजेंस की बात की थी, वो मीथेन बनाते हैं और ये हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करते हैं एज अ एनर्जी सोर्स। दोनों में डिफरेंस क्लियर है। एक जो है वो उसमें वो स्वैम्प और मार्शेस में पाया जाता है, क्यों, क्योंकि उसको ऑक्सीजन की सप्लाई अगर ज्यादा होती है तो वो मर जाते हैं, है ना। और दूसरा ये जो है ये एसिडिक एनवायरनमेंट और हीट को सपोर्ट करते हैं और ये हाइड्रोजन सल्फाइड को एज अ एनर्जी सोर्स यूज करते हैं और ये ज्यादातर हॉट गीजर्स में या नेचुरल गीजर्स में या नेचुरल उसमें पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग के एरियाज में पाए जाते हैं। अब हम आते हैं थर्ड पे जिसका नाम है हैलोफिल्स। हैलोफिल्स क्या करते हैं, ये आर्चीज जो है ग्रो करते हैं बहुत ही सॉल्टी एनवायरनमेंट पे। सॉल्टी एनवायरनमेंट मतलब सलीन एनवायरनमेंट, जहाँ पे पानी में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है ना, उसको हम सलाइन बोलते हैं, ये आपको मालूम है ना। जैसे हम जब ओशंस की बात करते हैं तो वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सलिनिटी इन वाटर, वी आर टॉकिंग अबाउट सलाइन वाटर। तो बेसिकली जहाँ सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होगी ये वहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि कौन सा, ग्रेट सॉल्ट लेक में पाए जाते हैं, ग्रेट सॉल्ट लेक में पाए जाते हैं, या फिर डेड सी में। डेड सी में आपको मालूम है ना, डेड सी बड़ी इंटरेस्टिंग सी जगह है, आजकल लोग वहाँ बहुत जाना पसंद करते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो सैलिनिटी है पानी की वो इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे कोई भी चीज़ डूबती नहीं है। डेड सी में अगर आप जाएंगे, आप फ्लोट करेंगे, आप नीचे नहीं जाएंगे, राइट। जो पानी के बॉयंसी का जो फैक्टर है आपने पढ़ा होगा, वो जो है वहाँ का बहुत इंटरेस्टिंग है, जो उसकी वजह से लोग बहुत आजकल वो आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। डेड सी में कोई भी चीज़ लाइफ जो है कहते हैं वो नहीं रह पाती, नहीं उसकी उत्पत्ति हो पाती। क्यों, क्योंकि उसमें सैलिनिटी इतनी ज़्यादा है पानी में कि वहाँ पे जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो पर्याप्त नहीं है, तो लाइफ फॉर्म वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने हेलोफिल्स की, तो हेलोफिल्स भाई साहब को क्या चाहिए होता है रहने के लिए, बहुत ज़्यादा नमक, बहुत ज़्यादा सॉल्ट, बहुत ज़्यादा सलाइन। तो वो जो है वो ब्लैक सी में, बहुत डेड सी में बहुत आराम से पनपते हैं वहाँ पे भी, और ग्रेट सॉल्ट लेक में भी। ठीक है, दीज एनवायरनमेंट आर एक्सट्रीमली एल्कलाइन, ये बहुत एल्कलाइन होते हैं। ठीक है, एल्कलाइन तो आपको मालूम है ना, हमें मालूम है किसको बोलते हैं एल्कलाइन। तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये बहुत एक्सट्रीमली एल्कलाइन वेदर में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्ट सलाइन उसमें रहते हैं
और इनको जो बेसिकली ऑक्सीजन का, तो ऑब्वियसली आप समझ ही गए कि ऑक्सीजन के सप्लाई तो बहुत ही कम चाहिए होता होगा इनको सर्वाइव करने के लिए। अब हम आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे। अब हमने कर लिया आर्च बैक्टीरिया पे, अब हम आ जाते हैं यू बैक्टीरिया पे, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मली बैक्टीरिया भी कहते हैं। अब इसकी जब हम बात करते हैं तो ये भी बेसिकली क्या होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक ही होते हैं सेल्स, और बैक्टीरिया के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं ये, राइट। और इसमें क्या होता है, इनकी जो आउटर सेल वॉल होती है वो सराउंड करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। इनके जो आउटर सेल वॉल होती है ना, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि सराउंड्स नॉन कंपार्टमेंटलाइज्ड साइटोप्लाज्म डॉटेड विथ राइबोसोम्स। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अब कैसे डिफरेंट है हमें ये समझना है, राइट। जब हम आर्च बैक्टीरिया से बात कर रहे हैं उससे ये जो हम प्रजाति है उसको यू बैक्टीरिया, उसको कैसे डिफरेंट कर रहे हैं कि इसमें जो होता है, इसकी जो सेल होता है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि क्या करते हैं, नॉन कंपार्टमेंटलाइज्ड साइटोप्लाज्म डॉटेड विथ राइबोसोम्स। ठीक है, उसके अलावा दे जनरली लैक मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनल सच एज न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ये इनमें नहीं पाए जाते ज्यादातर, राइट। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स, वी आर टॉकिंग अबाउट ज्यादातर की हम बात कर रहे हैं, तो ज्यादातर इसमें क्या होता है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती। कौन सी मेम्ब्रेन नहीं होती, जो कि एनक्लोज होती है ऑर्गेनल मतलब कुछ ऑर्गन्स होते हैं वो एनक्लोज, जैसे न्यूक्लियस नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता इनमें। अब हम बात करते हैं अ सर्कुलर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए यूजुअली coiled into one region of the cell, the nuclei serve as a single chromosome. Metabolic activities such as electron transport, a function of mitochondria, and photosynthesis take place on the plasma membrane, which sometimes fold inward into the cell's interior. तो ये बेसिकली उन्होंने उसका जो सिस्टम है, जो वर्क करने का जो तरीका है वो समझाया है। एक सेलुलर स्ट्रैंड जो होता है डीएनए का, डीएनए और आरएनए हमने बहुत अच्छे से किया था, राइट। हमने बहुत क्लियरली हमने इसके बारे में बात की थी। कौन सी हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम्स की, राइट। जब हम डीएनए आरएनए बात करते हैं तो हमें बहुत क्लियर हो जाता है कि हम बात कर रहे हैं क्रोमोसोम्स की, और हम बात कर रहे हैं किसकी, नेचुरल उनकी एसिड्स की बात कर रहे हैं और काहे की बात कर रहे हैं, जो कि फीचर्स डिफाइन करती है, राइट। उसके अलावा इसमें क्या होता है, सर्कुलर स्ट्रैंड जो होता है डीएनए का, वो क्या होता है, इनटू वन रीजन ऑफ द सेल द न्यूक्लियोइड सर्व्ड एज अ सिंगल क्रोमोसोम, ये सिंगल क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं हम। फिर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सच एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जो कि फंक्शन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं हम, तो वो जो होता है। एंड फोटोसिंथेसिस तो हमें पता ही है, टेक्स प्लेस ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया का या फोटोसिंथेसिस का जो भी प्रोसेस की जब बात कर रहे हैं हम, जो कि होते हैं काहे पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, वे समटाइम्स फोल्ड इनवर्ड्स इनटू सेल्स इंटीरियर्स। अब आ गए हैं अपन सेकंड वाले पे। सेकंड कौन सा है अपना, सेकंड है अपना किंगडम प्रोटिस्टा, या फिर इसको क्या बोला जाता है, और प्रोटोसिस्टा भी बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है, अभी हम जो बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे मोनेरा के बारे में। अब हम आ गए हैं दूसरे किंगडम की तरफ। किसमें क्या हो गया, इसमें हम यूनिसेलुलर्स की तो बात कर रहे हैं, पर अब हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक्स की। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की, जो कि यूनिसेलुलर है और जिसमें यूनिसेलुलर एल्गी आ जाते हैं, प्रोटोजोन्स आ जाते हैं, और यूनिसेलुलर फंजाई भी आ जाते हैं। ठीक है, इसमें स्लाइम मोल्ड्स वगैरह भी इंक्लूड हो जाते हैं। अब जब मल्टी सेलुलर फंजाई की हम बात करेंगे तो हम वो आगे करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल सा यूनिसेलुलर और यूरियोटिक्स की। ठीक है, तो इसके साथ हमें ये फंडा क्लियर हो गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें कौन से ऑर्गेनिजम्स और कौन से आ जाते हैं इस ग्रुप में, इसमें आ जाते हैं अपेंडेजेस यूज करते हैं ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो, जैसे कि जिसमें हेयर लाइक सीलियाज होते हैं, राइट। हेयर लाइक सीलियाज काहे में होते हैं, पेरमीशियम में होते हैं, या फिर विप लाइक फ्लेगलम्स होते हैं, वो काहे में होते हैं, यूजुलेरिया में। अब जब हम इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, राइट, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसको कोई ना कोई मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, किसी ना किसी प्रकार से उसको अपना न्यूट्रिशन का जो फॉर्म है वो न्यूट्रिशन तो उसको पाना है। अब न्यूट्रिशन का जो फॉर्म होता है इनका वो क्या होता है, ये ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कौन से हम बात करें, यूनिसेलुलर किनकी, एल्गीज की या फिर डाइटम्स की। ठीक है, ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं या हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। और हेट्रोट्रॉफिक कौन से होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं प्रोटोजोन्स। ठीक है, तो हमने दो तरह की उसके न्यूट्रिशन की बात की, कौन सी, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक होंगे आपके एल्गीज और कौन से, डाइटम
और हेटेरोट्रॉफिक होंगे प्रोटोजोआस, राइट। इसके बाद इसका जब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यूनिसेलुलर एल्गी जो होते हैं जिसको हम कोलेरा बोलते हैं या बेसिकली और भी डायटम्स एंड प्रोटोजोन्स की बात करते हैं तो इसके प्रकार है ये। हम अभी बात कर रहे हैं कि इसके अंडर इस पर्टिकुलर जो किंगडम के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। अब इनके जो फीचर्स हैं उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये फाइलम प्रोटोजोआ जिसको हम कहते हैं। फाइलम क्या होता है? फाइलम जब हम बात करते हैं फाइलर्स की या फाइलम्स की तो हम बात करते हैं डिविजन्स की, वो हम पढ़ चुके हैं, वो तो आपको बिल्कुल क्लियर है, राइट। जब अभी हमने डिस्कशन किया था क्लास, स्पीशीज, ऑर्डर, फाइलम, वो हमको क्लियर है। तो अभी हम बात कर रहे हैं फाइलम प्रोटोजोआ की, और फाइलम प्रोटोजोआ में जैसे कि जून एनिमल्स या अर्ली एनिमल्स इसी कैटेगरी के अंडर फॉल करते हैं। इसके अलावा ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब वन सेल या सिंगल सेल्ड होते हैं। एक्वेटिक होते हैं ज़्यादातर। एक्वेटिक मतलब पानी में पाए जाते हैं। अब वो दोनों तरह का पानी हो सकता है, या तो वो फ्रेश वाटर भी हो सकता है, सलाइन वाटर भी हो सकता है, ओशन वाटर भी हो सकता है, मरीन भी हो सकता है, हर तरह का, ठीक है। एक्वेटिक होते हैं, ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं ये। दूसरा, ये सॉलिटरी भी हो सकते हैं, कॉलोनियल भी हो सकते हैं। इनका कोई ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, ये सिंगल भी हो सकता है या फिर कॉलोनी में रहने वाले भी हो सकते हैं, राइट। दोनों ही तरह से ये रहते हैं। और इनके अलावा ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं। तो ये हर तरह के हो सकते हैं। इनका जो वेरिएशन है वो बहुत वाइड है, बहुत तरह का वेरिएशन है। ये अकेले भी रह सकते हैं, कॉलोनी में भी रह सकते हैं, सिम्बायोटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग मतलब अपना न्यूट्रिशन खुद लेते होंगे, ये उस तरह के भी हो सकते हैं, जिसमें आपने कहा कि ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे इसके फीचर्स होते हैं। इसके अलावा इनकी बॉडी जो होती है नेकेड होती है या कवर्ड हो सकती है पेलिसल से या हार्ड शेल से, ठीक है। अगेन जो इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें भी बहुत सारा वेरिएशन है। किस तरह से? ना सिर्फ इनके न्यूट्रिशन में या मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, बल्कि इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। किस तरह से कि वो या तो उनकी बॉडी जो है वो नेकेड भी हो सकती है, या फिर वो काहे से कवर भी हो सकती है, वो कवर हो सकती है पेलिसाइल से या फिर हार्ड शेल से भी कवर हो सकती है। उसके अलावा बॉडी शेप में भी इरेगुलर, स्फेरिकल, ओवल, एलांगेटेड और फ्लैटेंड। फिर से जैसे मैंने कहा कि इनके स्ट्रक्चर में भी बहुत वेरिएशन है। स्ट्रक्चर में कैसा वेरिएशन है कि जो इनके बॉडी का जो शेप है ना वो किसी भी तरह का हो सकता है। वो फ्लैटन भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है, इर्रेगुलर भी हो सकता है, कोई भी शेप हो सकता है। तो इनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कैसा भी हो सकता है। और ये बात मैंने आपको एक बार याद है आपको, मैं जब आपको किंगडम प्लांटे पढ़ा रही थी तब मैंने बोला भी था कि जब हम छोटे थे तो सबसे आसान होता था हमको, जब ड्रॉ करने को कोई बोल देता था कि तुमको प्रोटोजोआ ड्रॉ करना है या तुमको एल्गी या एमीबा या इस तरह की कोई चीज़ ड्रॉ करनी है ना, क्योंकि उसमें कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर हमें नहीं बनाना होता था और उसमें कोई हमारे मार्क्स नहीं कटते थे कि ये लाइन यहाँ से क्यों खींचती है और वो लाइन वहाँ से क्यों खींचती, राइट। तो ये आप समझ चुके हैं कि इनका जो बॉडी शेप होता है वो इरेगुलर होता है और एक किसी भी शेप के हो सकते हैं। उसके अलावा साइटोप्लाज्म जो होता है इनमें डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर एक्टोप्लाज्म एंड इनर एंडोप्लाज्म। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है। काय में? पहला होता है आउटर एक्टोप्लाज्म में और इनर एंडोप्लाज्म में। क्या हमें यहाँ पे कुछ देख के समझ में आ रहा है? अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें इसका कुछ ना कुछ थोड़ा सा हमें इसका फीचर समझ में आ रहा है। किस तरह का कि स्फेरिकल है, इसका जो ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये जो है इसका सीलिया है ऊपर की तरफ, ये जो अंदर का पार्ट है ना ये वाला, इसको हम बोलते हैं माइक्रोन्यूक्लियस। ये जो है ऊपर का बड़ा वाला, इसको बोलते हैं हम मैक्रोन्यूक्लियस, जो किडनी जैसा दिख रहा है। इसके अलावा ये जो सूरज टाइप का बना हुआ है ना अंदर, ये है बेसिकली क्या? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसके अलावा ये जो है ये है फूड, ये है ओरल ग्रीव्स, ये जो बनी हुई है ये है ओरल ग्रीव्स और ये है एनल पोर, ठीक है। तो ये एक इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको काफी हद तक इसका स्ट्रक्चर क्लियर हो रहा है। पर जैसे कि मैंने कहा कि इसका कोई ऐसा फिक्स थंबनेल नहीं है कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही हो, इसका स्ट्रक्चर बहुत अलग भी हो सकता है। अब इसमें सिक्स्थ इसका फीचर क्या है? वो ये है कि ये यूनिन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, बाय न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएट भी हो सकते हैं। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, राइट। अगेन जैसा मैंने कहा कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल हैं भाई साहब। ये कैसे भी, इनका कोई ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है कि बिल्कुल एकदम फिक्स्ड हो, कुछ भी नहीं है। ये हर तरह से होते हैं। इनका स्ट्रक्चर भी हर तरह का होता है, न्यूट्रिशन मोड भी हर तरह का होता है। इनका न्यूक्लिएट भी जो होते हैं ये यूनि भी हो सकते हैं, बाय भी हो सकते हैं, मल्टी भी हो सकते हैं, ठीक है। लोकोमोशन जो होता है यूजिंग फिंगर लाइक स्यूडो पोडिया, फ्लेगलिया और सीलिया। सीलिया मैंने आपको अभी बताया उसमें।
न्यूट्रिशन जो है वो ज़्यादातर हेट्रोट्रोफिक होता है, ऑटोट्रोफिक भी होता है, हेट्रोट्रोफिक भी होता है। जब ऑटोट्रोफिक की हमने बात की तो हमने किसकी बात की थी? एल्गी की। और हेट्रोट्रोफिक हमने किसकी बात की थी? प्रोटोजोआ की, राइट। तो ये आपको याद रखना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कि बाइनरी फिशन के थ्रू होता है, जो डिवीजन के थ्रू होता है, ठीक है। उसके अलावा मल्टीपल फिशन के थ्रू होता है, या अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो किसके थ्रू होगा? सेग्जुगेशन के थ्रू। गॉट इट? तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। किंगडम प्रोटिस्टा जो है बहुत ही प्रिमिटिव सा है और बहुत सारे इसमें वेरिएशन है और काफी फ्लेक्सिबल है। अब हम आ जाते हैं किंगडम फंजाई पे, राइट। किंगडम फंजाई या किंगडम फंगी जिसको बोलते हैं, तो ये फंगस या मशरूम इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद हम सिंपल से क्या बात करते हैं? सिंपल नॉन ग्रीन प्लांट विच आर नॉट फोटोसिंथेटिक, दे आर हेट्रोट्रोफिक। एंड इसका हम ये मार्क करते चलते हैं तो आपको इजी होगा। किसकी बात कर रहे हैं हम? नॉन ग्रीन प्लांट्स की। पहला जो इसका फीचर है, ये फीचर नंबर 1, जो कि फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं। सेकंड, ये भी हेट्रोट्रोफिक होते हैं। फीचर नंबर 3, यूकैरियोटिक्स होते हैं। ये हो गया फीचर नंबर 4। ये बेसिक 4 फीचर्स हैं जो कि आपको, अगर आपसे कोई पूछे कि फंजाई के क्या फीचर्स होते हैं तो आप ये बोल सकते हैं। उसके अलावा कुछ फंजाई जो होते हैं जैसे कि एल्ब्यूको हो गया, स्टेलेगो हो गया, ये पुशीनिया हो गया, आर पैरासाइट्स। इनमें से कुछ पैरासाइट्स भी हो सकते हैं और इनका न्यूट्रिएंट जो है वो लिविंग सेल्स ऑफ द होस्ट प्लांट से भी ये डिराइव करते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट वो होते हैं जो कि दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं अपना न्यूट्रिशन या अपने जीवन के लिए, है ना, कि वो दूसरा जो भी होस्ट होता है उसका जो पूरा पैरासाइट जो होता है वो उसका न्यूट्रिशन जो है वो सक कर लेता है और होस्ट प्लांट के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होता है। तो कुछ जो इसमें से होते हैं, कुछ फंजाई जो होते हैं इसमें से, एल्ब्यूगो हो गया खासकर, जिसमें जो कि पैरासाइटिक होता है नेचर में और होस्ट प्लांट के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। कुछ फंजाइस कैसे होते हैं? जैसे म्यूका हो गया, राइजोपस हो गया, पेनिसिलियम हो गया, एग्रिकस हो गया, ये डीकंपोजर्स होते हैं। डीकम्पोज करने वाले कौन से फंजाइज होती हैं? जो कि कोई बॉडी है या कोई चीज़ है उसको डीकम्पोज किया जाता है ना, प्लांट हैं, लीव्स हैं, उसको क्या होता है अगर वो डीकम्पोज हो जाए तो मतलब वो डीकम्पोज करने के लिए भी जो होते हैं वो फंजाई इस्तेमाल होते हैं। और कुछ फंजाइज जो होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं, कुछ फंजाइज जो होते हैं वो डीकम्पोजर्स होते हैं। कौन से होते हैं? अगर उनका कोई एग्जाम्पल पूछे तो आप कह सकते हैं म्यूका हो गए, राइजोपस हो गए। हेंस फंजाई फॉर्म्स अ किंगडम ऑफ मल्टीसेलुलर डीकम्पोजर्स। ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। तो अगर हम बात करते हैं किंगडम फंजाई की, तो किंगडम फंजाई जो सबसे इंपॉर्टेंट उनका जो एस्पेक्ट या उनको बोला जाता है वो क्या बोला जाता है? वो मल्टी सेलुलर डीकम्पोजर्स का किंगडम भी बोला जाता है इनको। उसके अलावा सेप्रोफाइट्स या सेप्रोबायंस डिराइविंग देयर नरिशमेंट फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया? इसमें हमने पढ़ लिया कि पहली चीज़ होते हैं कि कई उसमें से पैरासिटिक होते हैं। पहले हम शुरू से पढ़ते हैं। पहला जो होता है वो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं और नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते, हेट्रोट्रोफिक होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। इसमें से कुछ जो होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं, कुछ जो होते हैं वो डीकम्पोजर्स होते हैं। ज़्यादातर जब हम बात करते हैं किंगडम फंजाई की तो हम बात कर रहे हैं किनकी? हम बात कर रहे हैं मल्टीसेलुलर डीकम्पोजर्स की। उसके अलावा कुछ जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे कि सेप्रोफाइट्स और सेप्रोबायंस करके जो नाम होते हैं वो काहे पे होते हैं? वो सर्वाइव करते हैं काहे पे? डेड रिमेन्स पे, प्लांट और एनिमल्स के, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दे मे बी यूनिसेलुलर। ईस्ट इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। फंजाई की जब हम बात करते हैं तो ईस्ट जो होता है ना, खमीर जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। ये यूनिसेलुलर होते हैं या फिलामेंटस, जो कि मोस्ट फंजाई फिलामेंटस होते हैं, ठीक है, इनके अंदर फिलामेंट होता है। द बॉडी ऑफ द मल्टीसेलुलर एंड फिलामेंटस फंजाई इज कॉल्ड द माइसीलियम and is composed of several thread-like structure termed hyphae, ठीक है। जो कई जो फंजाइज होते हैं वो कैसे होते हैं? वो मल्टीसेलुलर होते हैं और फिलामेंटेशियस होते हैं, उनके अंदर फिलामेंट्स होते हैं और वो मल्टीसेलुलर होते हैं और उनको क्या बोला जाता है? माइसीलियम बोला जाता है, ठीक है। ये जो है अगर आपको उसको देख के समझ में आ रहा है तो ये बेसिकली ड्राई ईस्ट है, ठीक है। ड्राई ईस्ट मतलब इसको आप एक्टिवेटेड ईस्ट होता है, इसको बहुत सारी चीज़ों में, जब एक्टिवेटेड ईस्ट बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, जैसे ब्रेड्स बनती हैं या जिन भी चीज़ों में खमीर उठाना होता है उसमें हम क्या करते हैं? गर्म पानी में एक्टिवेटेड ईस्ट डालते हैं, वो धीरे से वो खमीर जो है जिसको बोलते हैं वो उड़ जाता है, ठीक है। तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ अ फंजाई।
Fungi have a cell wall containing a mixture of chitins and cellulose. Chitin is a tough complex sugar. Chitin क्या होते हैं? ये tough complex sugar होती है, और अगर हम बात करते हैं fungi की तो उसका जो cell wall है उसमें वो contain करता है mixture of chitins और cellulose. ठीक है, अब हम बात करते हैं रिजर्व फूड की, जो कि ग्लाइकोजन है. उनकी एग्जाम्पल क्या है? जैसे ब्रेड मोल्ड हो गए जो राइजोपस या म्यूका हो गए, ईस्ट हो गया जो कि आपने अभी मैं आपको बता ही चुकी हूँ. फिर पिंक ब्रेड मोल्ड होते हैं, ग्रीन मोल्ड होते हैं जो कि पेनिसिलियम हो गया, कप फंगस होते हैं, मोरल होते हैं, गुची होता है, स्पंज फंगस होता है, गिल फंगस होता है, मशरूम होते हैं, गिल फंगस होते हैं, और रस्ट होता है, स्मट होता है, और एस्परगिलस होता है. तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं. ये जितने नाम हैं ये सारे फंजाई के एग्जाम्पल हैं. अब हम बात करते हैं लाइचन्स की. ठीक है, लाइकन्स की जब हम बात करते हैं, दे आर स्लो ग्रोइंग कलर्ड पैचेस ऑन द रॉक्स, bark of tree trunks and even on the ground. They are very hardy. अब लाइकन्स हम किनको बोलते हैं? कई लोग इसको लाइचन्स भी बोलते हैं, कई लोग इसको लाइकन्स भी बोलते हैं. तो ये हम किसको बोलते हैं? ये हम बोलते हैं जो स्लो ग्रोइंग कलर्ड पैचेस होते हैं जो रॉक पे या फिर जगह जगह बार्क ऑफ ट्रीज पे या ट्रंक पे जो दिखाई देते हैं, और कई बार ग्राउंड पे भी आ जाते हैं. ठीक है, और काफ़ी हार्डी होते हैं, काफ़ी हार्ड होते हैं, वैसे सॉफ्ट गलेबल से नहीं होते. वो पैचेस जो होते हैं बहुत हार्डन हो जाते हैं. राइट, in lichens, blue-green algae and cyanobacteria and fungi lives in symbiosis, mutualism, and that is they coexist for mutual benefit. इसमें क्या होता है? लाइचन्स में क्या होता है बेसिकली कि जो अलग अलग तरह के जो साइनोबैक्टीरिया है वो, या ब्लू ग्रीन एल्गी है वो, और फंजाई जो है वो सिम्बाइसिस में रहते हैं. सिम्बाइसिस मतलब म्यूचुअल एग्जिस्टेंस पे रहते हैं और एक दूसरे से गेन करते हैं. सिम्बायोटिक उनका एसोसिएशन रहता है, जिसका मतलब ये होता है कि वो एक दूसरे से न्यूट्रिशन गेन करते हैं, एक दूसरे से बेनिफिट गेन करते हैं और एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं. ओके, अब एल्गल कंपोनेंट ऑफ द लाइकन इज नोन एज फाइकोबायंट, और द फंगल कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट एज माइकोबायंट. अब इसमें क्या होता है? एल्गल कंपोनेंट जो होता है इसका लाइकन का, उसको हम कहते हैं क्या? उसको बोलते हैं फाइकोबायंट. और इसी तरह से जो फंगल कंपोनेंट होता है लाइकन का, उसको बोला जाता है माइकोबायंट. अब the fungus absorbs water and mineral matters and supplies it to the algae. The algae in turn prepares food and supplies it to fungus. अब क्या होता है इनका? जब सिम्बायोटिक हमने रियूनियन की बात की तो हमने कैसे किया? उसमें क्या हो रहा है? अब एल्गी और फंगस दोनों एक दूसरे के कोई ना कोई काम कर रहे हैं. ठीक है, कोई ना कोई किसी ना किसी के काम आ रहा है. कैसे काम आ रहा है? फंगस क्या करता है? फंगस जो है पानी एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, उसके बाद मिनरल भी मैटर से मिनरल मैटर एंड सप्लाइज टू एल्गी. अब वो क्या करता है? पानी एब्जॉर्ब करता है, मिनरल को वो करता है, एब्जॉर्ब करता है मैटर को, और वो सप्लाई करता है एल्गी को. अब एल्गी उसके बदले क्या करता है? एल्गी खाना बनाता है और वो सप्लाई कर देता है फंगस को. तो दोनों का बढ़िया काम चल रहा है, दोनों की बढ़िया गृहस्थी चल रही है, दोनों एक दूसरे के काम आते हैं, सिम्बायोटिक उनमें यूनियन है, और इसी तरह वो एल्गी और फंगस जो है वो साथ साथ चल रहे हैं लाइकन्स में. अब इसका जो एग्जाम्पल है वो हम क्या बोल सकते हैं? क्रुस्टोस लाइकन्स है, जिसमें से राइजोकार्पन है, ग्राफिक है, फेलियोस लाइकन है जिसका पार्मीलिया है, कोलेमा है, और बहुत सारे हैं, उसनिया है, इलेक्टोरिया है. तो ये इनके लाइकन्स के एग्जाम्पल हो गए. ठीक है, अब हम आ गए हैं हमारे चौथे पे, जिसका नाम है चौथे किंगडम पे, जिसका नाम है किंगडम प्लांटे. इसके बारे में तो हमने बहुत 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 डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो हमें बहुत ज़्यादा समझने की और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. राइट, पर अभी हम क्या करने वाले हैं? प्लांटे इंक्लूड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट फॉर सम प्रिमिटिव रिलेटिव ऑफ एल्गीज. They are basically eukaryotics and that in their each cell has a nucleus and a membrane bound cellular organ. ये तो हमको मालूम ही है. राइट, किंगडम प्लांटे तो हमने इतनी गहराई में कर लिया है, इतनी ज़्यादा डेप्थ में जाके कर लिया है कि ये चीज़ें तो आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है, तो मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में आपको नहीं जा रही हूँ. खैर, हम बात करते हैं सेलुलस कंटेनिंग सेल वॉल अकर्स अराउंड द सेल. ठीक है, अ मैच्योर प्लांट कॉमनली पोजेसेस अ सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल बाउंड बाय टोनोप्लास्ट. ठीक है, इसके अलावा रिजर्व फूड ऑफ प्लांट इज स्टार्च एंड लिपिड्स. ये तो हमें मालूम है कि क्या होता है? रिजर्व फूड क्या होता है प्लांट का? लिपिड होता है या स्टार्च होता है, जिसको हम ऑयल या फैट भी बोलते हैं. उसके अलावा इन ऑल प्लांट सेल्स अकर डबल मेम्ब्रेन कवर्ड सेल्स ऑर्गेनेल कॉल्ड प्लास्टिड्स. सम प्लास्टिड possess photosynthetic pigment जिसमें क्लोरोफिल्स होता है और वो क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं. ठीक है, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट,
फोटोसिंथेसिस, ये तो हम बहुत पढ़ चुके हैं, आपको बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब क्या बात हो रही है कि हर कुछ प्लांट सेल्स में डबल मेम्ब्रेन होती है जो कवर करती है उनका ऑर्गेनेल को, उनको कहते हैं हम प्लास्टिड। सम प्लास्टिड्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस का पिगमेंट उनमें होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट इज ऑटोट्रोफिक टाइप विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स आर एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है, क्लोरोफिल की मदद से जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसके वजह से क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है, और बात हम करते हैं ऑटोट्रोफी की। ठीक है, अब हम फाइनली आ गए हैं उस किंगडम पे जिसके बारे में हम बेसिकली बहुत सारा अभी आगे पढ़ने वाले हैं। आपको मालूम है कि आपको जैसे मैंने बोला था कि जब हम बात करते हैं प्लांट और एनिमल किंगडम की, और मैंने आपसे कहा था कि अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं किंगडम एनिमलिया को या एनिमल किंगडम को। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत रोचक जानकारियां भी हैं, जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हम भी इसी किंगडम में फॉल करते हैं बाय द वे, राइट। हम मैमल्स हैं और मैमल्स जो है वो किंगडम एनिमलिया में फॉल करते हैं। तो अभी अब आगे जाके जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो हम इनके फाइलम्स पढ़ने वाले हैं, इनका टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं, इनकी जो प्रजातियां होती हैं, जो स्पीशीज होती हैं, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, इनके कंजर्वेशन पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी डिटेल हम पढ़ने वाले हैं जो कि रिलेटेड होगी एनिमल किंगडम से। लेकिन इससे पहले कि हम और ज़्यादा बड़ी डिटेल में, गहरी डिटेल्स में जाएं, हम इनके बारे में जो बेसिक स्ट्रक्चर है इनका वो पढ़ लेते हैं। वो हमें मालूम है कि क्या मालूम है, एनिमल्स हमें मालूम है कि कैसे होते हैं। एनिमल्स हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली वॉललेस होते हैं और ये यूकैरियोटिक्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो होता है बेसिकली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक मतलब याद है ना आपको, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक हमने बात की थी जब हमने बात की थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। ठीक है, उसके अलावा इज ऑफ होलोजोइक जो कि इंजेस्टिव टाइप होता है। ठीक है, इसके अलावा इनके अंदर इंटरनल एलिमेंट्री कैनाल होता है जो प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर या इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन मोस्ट एनिमल इज द कॉमन फीचर। ठीक है, बाकी जिनमें इंजेक्शन का प्रोसेस होता है, इनके एलिमेंट्री कैनाल होती है, दो तरह की एलिमेंट्री कैनाल होती है। कौन सी तरह की होती है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकती है, इंटरसेलुलर डाइजेशन भी हो सकता है, और इसमें ज़्यादातर जो है वो एब्जॉर्प्शन का भी फंडा होता है उसमें, और रेस्पिरेशन, डाइजेशन जो बेसिक प्रोसेस है वो सारे होते हैं। उसके अलावा डाइजेशन इज एन इंटरसेलुलर इन प्रिमिटिव एनिमल, इंटरसेलुलर डाइजेशन काय में होता है जो कि बहुत प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं उनमें। ठीक है, और अनडाइजेस्टेड मैटर इज थ्रोन आउट। ग्रोथ ऑफ एनिमल इज लिमिटेड एंड स्टॉप्स आफ्टर रीचिंग अ मैच्योरिटी। ये कब बात करते हैं हम, जब हम बात कर रहे हैं प्लांट किंगडम से, अगर हम इसके रेफरल में बात करें। प्लांट किंगडम के बारे में हमने एक चीज़ पता की थी, पढ़ी थी, आपको याद होगा कि बहुत अनलाइकली होता है दैट प्लांट डाई ऑफ एन ओल्ड एज, कि कोई पेड़ बहुत उम्र दराज हो जाए इसलिए वो ना रहे, ऐसा बहुत कम होता है, या इनफैक्ट नहीं होता है। लेकिन एनिमल्स में ये चीज़ होती है, उनका एक लाइफ स्पैन रहता है, एक फिक्स्ड लाइफ स्पैन रहता है, और वो क्या होता है, उनकी एक सर्टेन एज ऑफ मैच्योरिटी आने के बाद उनमें उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाती है, उसके बाद वो बढ़ना बंद हो जाते हैं। अनलाइक प्लांट्स और ट्रीज जो है उनकी ग्रोथ होती रहती है, इसमें ऐसा नहीं होता। इसके अलावा animals generally possess a definite shape, size and symmetry. Exceptions occurs in some lower forms. ठीक है, normally bilateral symmetry की आपने जब बात की थी, bilateral symmetry या radical symmetry, तो एक basically symmetrical होते हैं। animals का एक defined फॉर्म होता है, साइज होती है, शेप होता है, सिमेट्री होती है, राइट। बहुत जो लोअर लाइफ फॉर्म्स हैं एनिमल्स में, जो बहुत लोअर जो फाइलम्स की हम बात करते हैं, तो उसमें भले ही शायद सिमेट्री जो है वो लैक करे और ये फॉर्म्स जो है वो लैक करे, अदरवाइज जब हम एडवांस्ड उसकी बात करते हैं फाइलम्स की, तो ये जो सिमेट्री है, जो डिविजन है, ये बहुत क्लियर कट होता है। ठीक है, इसके अलावा मोस्ट एनिमल्स आर मोबाइल लोकोमोटरी, ज़्यादातर जो एनिमल्स हैं वो चल सकते हैं, लोकोमोटरी हो सकते हैं। लोकोमोशन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग फूड एंड अदर नेसेसिटीज। उनका जो लोकोमोशन होता है, जो मूवमेंट होता है, जो चलना होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है काय के लिए, उनका खाने के लिए, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए, और भी बाकी सारी चीज़ों के लिए, काफ़ी सारी नेसेसिटीज़ के लिए, जैसे ड्वेलिंग के लिए या मेट के लिए या रिप्रोडक्शन के लिए या अपना घर बनाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए उनका जो चलना इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो वो लोकोमोटिव होते हैं, एनिमल्स चल पाते हैं। कुछ जो होते हैं स्पंजेस एंड बात कर रहे हैं हम निडेरियंस की, जबकि हाइड्रा होते हैं या कोरल्स होते हैं, हाउएवर आर इमोबाइल।
कुछ जो इसकी जो प्रजातियां होती हैं वो इमोबाइल होती हैं, लेकिन वो भी जब बात हो रही है, हम बहुत जो एडवांस जो फाइलम्स हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोअर फाइलम्स की या शुरुआती फाइलम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी जो कुछ प्रजातियां होती हैं वो इमोबाइल हो सकती हैं या इमोटाइल हो सकती हैं, चलती नहीं है, जैसे कि टेंटिकल्स हो गए हाइड्रा में, या फ्लेगला हो गया स्पंजेस में, वो मोशन में नहीं होती हैं, वो अपनी जगह से नहीं हिलती हैं। ओके, movement occurs in animals with the help of muscular system. Information is conveyed to different parts of the body and nervous system, which also provide stimulus to muscles for contraction. अब ये अलग अलग जो जब हम एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो हमें ये मालूम है कि अब हम बात कर रहे हैं बहुत एडवांस्ड सिस्टम्स की, बहुत एडवांस फंक्शनैलिटीज़ की, जो कि डेवलप्ड फंक्शनैलिटीज़ की। उसमें से जब हम ये लोकोमोशन की बात करते हैं, जो वो एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, वो किस वजह से होता है? मस्कुलर वजह से, मस्कुलर स्ट्रेंथ की वजह से, है ना। और मस्कुलर स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? वो उसमें अपने आप में जो एनिमल्स जो होते हैं जो कि एडवांस्ड फाइलम्स को बिलोंग करते हैं, उनमें वो मस्कुलर स्ट्रेंथ होती है। और इन्फॉर्मेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाता है? जैसे आपको और मुझे ही अगर इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं कि अगर हमने कोई चीज़ गर्म हाथ लगाई तो हमें गर्मी फील हुई या हीट फील हुई तो हम हाथ उठा लेंगे। ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये रिफ्लेक्स एक्शंस कहाँ से आते हैं? नर्वस सिस्टम के थ्रू, ठीक है। और जब एडवांस्ड फाइलम्स की हम बात करते हैं तो ये जो नर्वस सिस्टम है वो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को भी कंट्रोल करता है। Okay, animals have organization of cellular, tissue organs and organ system levels. एनिमल्स में बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन होता है काय का? सेलुलर होते हैं, टिश्यूज होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, और ऑर्गन सिस्टम लेवल्स के ऑर्गन्स के उनके डेवलपमेंट और उनके जो रंग्स हैं वो बहुत वेल डिफाइंड होते हैं, ठीक है। तो अब आई होप आपने पूरा का पूरा जो आपको अंडरस्टैंडिंग थी 5 किंगडम्स की, जो 5 जो किंगडम्स है विटिका के हिसाब से जो उन्होंने 5 डिवीजन किए थे किंगडम्स के, वो हमने पूरी तरह पढ़ लिए हैं। हमने इसको पहले भी इसके बारे में पढ़ा था, आज हमने इसकी पूरी जानकारी ले ली है, राइट। तो अब इस पर जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आई एम श्योर आप बहुत अच्छे से करेंगे। कोई भी अगर कंफ्यूजन है, कोई भी किसी भी तरह का अगर थोड़ा बहुत भी कहीं कंफ्यूजन है, तो आपको क्या करना है? आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है जो कि है magnetbrains.com। आप लॉग इन करेंगे, आप जाएंगे और आप नीचे देखेंगे कि ऐसे पेज पे आपको सारे टॉप कोर्सेज के ऑप्शंस मिल रहे हैं। कौन कौन से? नीचे से लेके आप देखेंगे तो आपको KG1 से लेके, आपको NTSC से लेके, ओलंपियाड से लेके सारे कोर्सेज मिल रहे हैं। आप जाएंगे ओलंपियाड पे, क्लिक करेंगे, पेज ओपन होगा इस तरह का, और सारी जानकारी जो है यहाँ पे मिल जाएगी आपको। और इसमें क्या क्या है? इसमें है पहला इंग्लिश ओलंपियाड है, फिर आपका मैथ्स ओलंपियाड है, फिर GK ओलंपियाड है। आपको इस तरह से सारी जानकारी मिल जाएगी। और फिर आपको जो भी वीडियो देखना है, आप जैसे कि GK ओलंपियाड पे जाते हैं, क्लिक करते हैं तो सारा वीडियो जो है वो नीचे है, आप उसको स्क्रॉल करते जाएंगे और आपको पूरे वीडियोस ऊपर तक पता चल जाएंगे। फिर जैसे आपको देखना है अभी बेसिकली किंगडम के ऊपर, आपने किंगडम वाला वीडियो खोला, आपने पूरा उसके बारे में पढ़ाई की, आपको जो भी सुनना है आपने वो इन्फॉर्मेशन ली, आगे का वीडियो देखना है आप आगे देखेंगे, आपको कोई और वीडियो देखना है आप उसको स्क्रॉल कर सकते हैं, राइट। तो आपको पता है कि आपको किस तरह से एसेस करना है हमारा डेटा। अब आगे क्या करना है आपको ये तो मालूम है कि हमारा शेड्यूल कैसा रहता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे हमारे वीडियोस आते हैं, है ना, हर हफ्ते। उसमें सुबह 10 बजे का आता है इंग्लिश का, 1 बजे आता है मैथ्स का, और 7 बजे शाम को आता है GK का। तो आपको बस इसको रिमाइंडर सेट करना है और आपको जो भी GK के जो नए आ रहे हैं, प्रीमियर हो रहा है, वो आपको देखने हैं। उसके अलावा हमारे YouTube चैनल पे तो आपको मालूम ही है कि आपको सारा डेटा मिल जाता है, right? All you need to do is you need to share, like and subscribe our channel and sit back and prepare for the IGKO examination. अब इसमें कोई भी अगर डाउट है, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं अभी तक, जिसमें हम बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशंस की, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे और आपको उसको अटेम्प्ट करना है और फिर हम नेक्स्ट सेशन में उसको इन डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। Got it? Through with the idea? Okay, so stay tuned, stay healthy, stay well, and we'll meet in the next session. Thank you very much.